हेलो गाइस, वेलकम टू प्लेटफॉर्म यूपीएससी। आज अपन जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो अपन ने चैप्टर शुरू किया था उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो जो कल अपन ने जो अंग्रेजों के आने से लेकर 1857 की क्रांति से पहले जितने भी एक्ट पारित हुए हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज अपन 1857 के बाद 1947 तक जितने भी एक्ट पारित हुए हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो अपन ये देख रहे थे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अपन पढ़ क्यों रहे हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का पढ़ने के पीछे अपना मकसद ये है कि जैसा अंग्रेजों ने लॉ शुरू किया था लगभग वैसा ही 1935 का जो अधिनियम था उसके जैसा सा ही लॉ, उसके जैसे सी ही व्यवस्था इंडिया में अपन ने बाद में शुरू की थी। तो फिर अंग्रेजों के लॉ शुरू करने में और जो इंडिया के लोगों के द्वारा लॉ जो है लागू करने में क्या डिफरेंस है। उसमें एक डिफरेंस तो ये हुआ कि जो अंग्रेज थे उन्होंने ये सारी चीज़ें अपने ऊपर लादी थी, उन्होंने इसके ऊपर ज़बरदस्ती की थी भारत के लोगों के ऊपर। दूसरा, उसमें भारत के लोगों का कोई भी उनमें क्या नहीं था, रिप्रेजेंटेशन नहीं था। तो वहाँ भारत के जो लोग थे उसमें उनकी जो इच्छाएं थी, उनका कंसेंट नहीं था, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो सही में नहीं सोची जा रही थी। जो भी चीज़ें हो रही थी वो सारी चीज़ें अंग्रेज़ों के हित में रख के की जा रही थी। लेकिन उससे क्या हुआ कि जो प्रशासन चलाने का एक नया तरीका भारत के लोगों को आया, भारत का केंद्रीकरण हुआ। ये सारी चीज़ें अंग्रेजों के राज करने की वजह से हुई। अब इसके बाद अपन जो 1858 का जो लॉ था, भारत शासन अधिनियम 1858, वो अपन पढ़ेंगे। तो 1858 भारत शासन अधिनियम। ओके, तो ये जो लॉ है, ये लॉ क्यों आया था? जब 1857 की क्रांति हुई तो जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह बोला था, सबसे बड़ा सैनिक विद्रोह। लेकिन जो भारत के लोग थे उसको एक स्वतंत्रता आंदोलन मानते थे। इस शासन में ये जो लॉ आया, इसमें सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो ईस्ट इंडिया का जो कंपनी थी उसके सारे अधिकार समाप्त कर दिए गए, और उसके बाद जो लॉ था या जो भी सरकार थी, वो जो कानून था वो सारा ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसके अंडर आ गया। तो इससे क्या हुआ, इसके बाद जो सारी शक्तियाँ थी, गवर्नर की शक्तियाँ थी, राजस्व की शक्तियाँ थी, क्षेत्रों की थी, सिविल जो अधिकार थे, नागरिक जो अधिकार थे, सैन्य जितने भी अधिकार थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकल कर जो ब्रिटिश राजशाही थी, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसके अंडर आ गया। अब इसके अंदर अपन देखेंगे कि इस अधिनियम में क्या क्या विशेषताएं थी। तो जो पहले अपन ने बात की वही है फर्स्ट, तो कि जो इसका जो शासन था, भारत का जो शासन था वो सीधा रानी विक्टोरिया के अधीन चला गया, जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से क्वीन के हाथ में चला गया। उसके बाद जो भारत का जो गवर्नर जनरल जो था उसका नाम चेंज करके वायसरॉय बना दिया गया। वायसरॉय फर्स्ट इन्होंने ये किया। भारत का जो प्रथम वायसरॉय था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो अगर अपन पीछे का रिवाइज करें तो फर्स्ट जो भारत का गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? फिर भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? विलियम हेस्टिंग। दूसरा, भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड विलियम बेटिंग, और भारत का प्रथम वायसराय जो था वो था लॉर्ड कैनिंग। ओके, अगला जो पॉइंट है वो ये है कि इसके बाद नियंत्रण बोर्ड और निर्देशन बोर्ड जो ईस्ट इंडिया कंपनी के में बनाए गए थे उनका समाप्त कर दिया गया। ये क्यों बनाए गए थे? नियंत्रण बोर्ड जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कार्य थे, सैनिक, न्यायिक या जितने भी पॉलिटिकल जो कार्य थे, उन सभी की जानकारी ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उस तक पहुंचाने का कार्य था। और निर्देशक बोर्ड जो था वो यहाँ के प्रशासन को कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया था। ओके, इससे क्या हुआ कि द्वैध शासन प्रणाली समाप्त हो गई। द्वैध शासन प्रणाली कैसे समाप्त हुई? क्योंकि जो प्रशासन का जितना भी कार्य था वो सारा कार्य भारतीय राजाओं के पास था, और जो रेवेन्यू का जितना कार्य था वो अंग्रेजों के पास था। ये वाला जो सिस्टम था वो भी इन लोगों ने खत्म कर दिया। इसके बाद इसने ये कहा कि एक नए पद, भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया। राज्य सचिव एक नया पद। इसके बाद क्या हुआ, एक वायसरॉय बना और एक राज्य सचिव बना, भारत का सचिव। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य हुआ करता था और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। मतलब ब्रिटिश के एक संसद के अंदर एक सचिव, जो भी एक इंसान था जो भारत का सचिव हुआ करता था, जो ब्रिटिश कैबिनेट में हुआ करता था और संसद के प्रति उत्तरदायी था।
जो भारत सचिव जो था उसके लिए 15 सदस्य परिषद का गठन किया गया, जो सलाहकार समिति थी, जो भारत के अंदर कार्य करने के लिए उसकी सहायता करती थी। किसकी? भारत सचिव की हेल्प करती थी, यहाँ के जितने भी कार्य थे उनको हैंडल करने के लिए। तीसरा इन्होंने क्या किया, कि भारत के सचिव की परिषद का गठन किया। ये तो अपने पहले पढ़ लिया। जो एक निगमित निकाय था जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था, और इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। फिर 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य था कि प्रशासनिक मशीनरी में सुधार हो, क्योंकि जो पहले जो भी शासन था वो हटा के ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड थी, या इंग्लैंड का जो शासन, इंग्लैंड की जो रानी थी, उसका शासन जितना भी अधीक्षण जो भी था वो उसके अंडर में आ गया। ये था 1858 का लॉ, जो उस टाइम पे लगा था, जो मेनली हुआ ये था कि जो सत्ता थी वो पहले एक प्राइवेट कंपनी के हाथ से गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश, या फिर ब्रिटिश की जो राजशाही जो थी उसके अंडर आ गई थी। इसके बाद 1861, 1892 और 1909, 1919, 1935 और 1947 के कुछ लॉ थे वो पास हुए। इसमें अपन फर्स्ट पढ़ेंगे 1861 का जो लॉ है वो, 1861 का लॉ, 1861 का अधिनियम जो था वो है। इसमें क्या हुआ, ये जो कानून था इसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे जो इंडियंस जो थे उनको इसमें शामिल करना शुरू कर दिया, भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल करना शुरू कर दिया। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित करता था। जो सरकारी सदस्य जो होते थे, जो गवर्नमेंट के जो सदस्य होते थे वो तो होते थे इंग्लिश, फिर जो नॉन गवर्नमेंट जो थे, गैर सरकारी जो थे, वो होते थे इंडियंस। ओके, वो होते थे इंडियंस। अब क्या है, इसमें क्या हुआ, 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। मतलब 3 नॉन गवर्नमेंट जो सदस्य थे उनको सम्मिलित किया, किसमें? भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में। ये 1861 में हो रहा था। इससे पहले 1858 में भी जो लॉ बना था उसमें भी भारतीयों को धीरे धीरे जो प्रशासन था उसके अंदर सम्मिलित करना शुरू किया गया था, लेकिन मेनली 1861 में शुरू किया गया था। अब है, इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। विकेंद्रीकरण कैसे? जैसे पहले जो भारत था वो अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था, उसके अलग अलग टुकड़े थे, क्षेत्रीय स्तर पर राजा होते थे। फिर अंग्रेजों ने भारत पे राज करना शुरू किया, उनको जीता, और एक ही राजा पूरे क्षेत्र पे राज करता था। उसको वायसराय बोल सकते हैं या भारत का सचिव बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं। जो सारी शक्तियाँ थी वो एक ही राजा के हाथ में थी, यानी सेंट्रलाइजेशन या केंद्रीयकरण हो गया, केंद्रीयकरण। ओके, फिर इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे क्या हुआ कि क्षेत्रीय जो जगह थी उनको वापस स्वायत्ता प्रदान करनी शुरू की, और वहाँ के जो कार्य हैं उनको खुद ही उन्हें कार्य हैंडल करने के लिए दिया जाने लगा, यानी विकेंद्रीकरण होना शुरू हुआ। विकेंद्रीकरण, ओके। तो विकेंद्रीकरण की जो प्रक्रिया थी वो वापस शुरू हुई। इसके बाद क्या हुआ, इस प्रकार जो भी प्रक्रिया, जो सबसे पहले जो केंद्रीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें केंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, क्योंकि जब राजा आए थे, राजाओं से उनका राज्य हड़पने के बाद इन्होंने क्या किया था, अपने हिस्से में ले लिया था उसको सारे को, तो केंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, 1861 तक आते आते उनको ये समझ में आ गया कि धीरे धीरे ये जो सत्ता है बाकी लोगों के हाथ में पहुंचानी पड़ेगी, और जो इंडियंस जो हैं उनको भी कानून बनाने के अंदर शामिल करना पड़ेगा, अन्यथा अपन यहाँ पे राज नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद ये हुआ कि बंगाल और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में 1862, 1866 और 1897 में परिषदों का गठन किया गया। अलग अलग परिषद बने, क्षेत्रीय स्तर पर स्वायत्ता प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय परिषद बनाई गई, या वहाँ पे कानून बनाने के लिए।
फिर है, इन्होंने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान की। मतलब कि जो वायसराय का जो पद था उसके कार्य को संचालित करने के लिए उनको और अधिक पावर दी गई। और इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी। पोर्टफोलियो प्रणाली क्या थी? 1859 में पोर्टफोलियो प्रणाली का शुरुआत हुई। पोर्टफोलियो प्रणाली क्या थी कि एक ही जो इंसान है वो एक से ज़्यादा या 2 या 3 जो विभाग हैं, जैसे रेल विभाग हो गया, वाटर से रिलेटेड कोई चीज़ें हो गई, ये एक से अधिक विभाग जो है उनको संभाल सकता है। इसको बोलते थे पोर्टफोलियो प्रणाली। अभी मैं जो आप लोगों को पढ़ा रही हूँ वो बुक से पढ़ा रही हूँ, मतलब बुक के अंदर से कोई भी एक भी लाइन छूटेगी नहीं। तो आप उस चीज़ की टेंशन ना लें कि हाँ अगर पास में नोट्स नहीं है या बुक नहीं है या फिर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो क्या पता कुछ बुक में रह जाएगा। तो आप उस चीज़ की टेंशन ना लें, एक बार पूरा लेक्चर देखें, आपको पसंद आए तो मेरे को बताएं भी कमेंट सेक्शन में, और लाइक भी करें, शेयर भी करें। उसके अलावा जब भी ये लगे कि हाँ यहाँ पे कुछ है, मिसिंग है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये ना सोचें कि कुछ रह जाएगा, रहेगा कुछ नहीं, पूरा जो सिलेबस है वो कवर होगा। एक एक लाइन, कोई भी लाइन छूटेगी नहीं, हर लाइन एक्सप्लेन की जाएगी। ओके, अब अगला है कि सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था तथा उसे विभाग में काउंसलिंग की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। मतलब ये जो हुआ कि जो वायसराय जो था उसको अधिक शक्तियाँ दी गई और उसकी जो शक्तियाँ थी सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया था उसको, और जो काउंसिल जो बनाई गई थी उसका जो फाइनल जो रूल है, फाइनल जो आदेश है वो देने का उसको अधिकार दिया गया। अब है वायसराय को आपातकाल वाला जो अभी का सिचुएशन है, जैसे अभी अपन पढ़ते हैं आपातकाल के बारे में, आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ दी गई। अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ दी गई। वो अध्यादेश जो था वो 6 मंथ तक 6 मंथ्स तक मान्य होता था। जो अभी भी अध्यादेश का जो सिस्टम है वो ऐसे ही होता है कि आपातकाल के समय जो प्रेसिडेंट जो होता है, जो राष्ट्रपति जो होता है, वो अध्यादेश जारी कर सकता है और वो 6 महीने तक उसको लागू कर सकते हैं। और उसके बाद जब अपने संसद की जब बैठक बिठाई जाती है तो उसके बाद 1.5 महीने यानी 6 हफ्ते तक उसको लागू रखा जाता है। अगर उसको फिर अगर संसद जो अपनी होती है वो अगर उसको कंटिन्यू करती है तो वो एक कानून बन जाता है, और अगर वो उसको कंटिन्यू नहीं करती या डिसमिस कर देती है या उस पर कोई भी एक्शन नहीं लेती तो वो कैंसिल हो जाता है, और उसके बाद में उसके बारे में कभी फिर बात नहीं होती। इसके बाद है 1892 का जो अधिनियम है, 1892 का एक्ट जो है वो 1892 का एक्ट है। उसमें ये क्या है, इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाएगी, हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। मतलब ये हुआ कि गैर सरकारी सदस्य, मतलब जो इंडियंस जो थे, इंडियंस को ही गैर सरकारी बोला जाता था, इंडियंस जो थे उनको परिषदों में अधिक जगह दी गई। लेकिन जो इंग्लिश जो लोग थे, इंग्लिश लोगों को अभी भी ज़्यादा ही रखा गया, लेकिन इंडियंस की जो संख्या थी वो भी हाई हुई या वो भी बढ़ाई गई। इसके बाद उन्होंने बोला कि इसने विधान परिषदों के कार्य में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकार किया गया। जो इंडियंस जो थे उनके अधिकारों की वृद्धि की गई। वहाँ पे बोलने का अधिकार, बजट पे बहस करने का अधिकार, कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने का अधिकार, ये सब किया गया। तीसरा, इन्होंने केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषद में गवर्नर को जिला परिषद, नगरपालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्तियां दी गई। ये वायसरॉय को कुछ अलग से शक्तियां दी गई थी। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया था। वैसे चुनाव जो नाम है, इलेक्शन जो नाम है, उसका यूज कहीं नहीं किया गया था। अब क्या है कि अगर अपन लॉ देखें, सबसे पहले अगर देखें अपन 1773 का लॉ देखें, उसके बाद जो लॉ आए हैं 1813 का लॉ आया है, उसके बाद 1833 का लॉ आया है, 1853 का आया है, उसके बाद जो लॉ है 1858 का आया है, फिर उसके बाद कौन सा आया है 1861 आया और फिर 92 आया। अगर देखें तो यहाँ पे क्या हुआ था, केंद्रीकरण शुरू हुआ, सत्ता का केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन, यानी सत्ता एक ही इंसान के हाथों में जाती रही।
दूसरा, धीरे धीरे सेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ और फिर 1858 में या 1861 में आके वापस सत्ता का विकेंद्रीकरण शुरू हुआ कि सत्ता लोकल लोगों के हाथ में देनी शुरू कर दी गई। ये जो सारी चीज़ें हैं, इसमें फिर धीरे धीरे भारत के लोगों को भी शामिल किया जाने लगा कानून में। ये एक स्टोरी की तरह अगर अपन देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा कि किस किस तरीके से क्यों हुआ ये। क्योंकि 1857 में जब 1857 की जब क्रांति हुई तो अंग्रेज़ों को ये समझ आया कि भारतीय लोगों की जो उनके साथ के बिना यहाँ पे शासन करना मुश्किल होगा, इसलिए उन्होंने क्या किया कि कानून के अंदर भारतीय लोगों को शामिल करना शुरू किया। उससे पहले ये लोग अपनी ही तरीके से कानून चलाते थे, भारत के लोगों पे भी अधिक रूडली और बहुत ही बुरे तरीके से कानून चलाते थे और अपने फ़ायदे के लिए सारी चीज़ें करते थे। इसके बाद 1857 के बाद इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, अपना कानून जो पास करने के तरीके हैं वो बदले और इनको भारतीय लोगों को उनमें शामिल किया गया, उनको बोलने के अधिकार दिए गए और अलग अलग तरीके के अधिकार दिए गए, क्षेत्रीय स्वायत्ता प्रदान की गई, क्षेत्रीय जो जगह है वहाँ पे भी नई नई परिषद बनाई गई, वहाँ पे भी इनको अधिकार दिए गए, अपने नियम खुद बनाने के अधिकार मिले, ये सारे अधिकार मिले। इसके बाद ये जो आगे के 3 जो लॉ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है 1909 का लॉ, दूसरा 1919 का और तीसरा 1935 का। ये जो सारे जो अधिनियम हैं उनको भारत शासन अधिनियम नाम से जाना जाएगा और जो 1947 का है वो भी भारत शासन अधिनियम ही नाम से जाना जाएगा। लेकिन जो 1909 और 1919 का जो अधिनियम है उनके फेमस नाम और भी हैं। तो जो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे 1909 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1909। इसको बोलते हैं मार्ले मिंटो क्यों? जो मार्ले जो था वो भारत के सचिव थे उस टाइम पे, भारत सचिव, और जो मिंटो जो थे वो वायसरॉय थे। ये क्यों आया था? एक अपने यहाँ के लोग, एक जना जो था वो सचिव के पास गए अपनी शिकायतें लेके, और एक जो ग्रुप ऑफ पीपल वो वायसरॉय के पास गए। तो इन दोनों ने मिलके 1909 में एक लॉ पास किया, भारत शासन अधिनियम 1909, जो मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से फेमस हुआ था। इस अधिनियम में क्या किया गया, अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है, इन्होंने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की। मतलब जो जितने लोग, अगर मान लें कि 16 लोग थे, केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से लेकर 60 कर दी गई। मतलब जो गैर सरकारी सदस्य जो थे, इंडियंस की जो संख्या थी वो 16 से लेकर 60 कर दी। कहाँ पे? सेंट्रल में ही। क्यों? क्योंकि जो बाकी जो लोकल जो परिषद थी, जैसे राजस्थान, अगर मान ले, जैसे राजस्थान नहीं था उस टाइम पे, मान ले बॉम्बे मान ले, या फिर मद्रास मान ले, या फिर बंगाल मान ले, अवध मान ले, बिहार मान ले, जो भी है, वहाँ पे क्या थी कि जो परिषद जो थी उनमें जो लोगों की संख्या थी वो अलग अलग थी। तो ये बात यहाँ पे नहीं दी गई कि वहाँ के लोगों की संख्या में कितना बदलाव हुआ। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसमें अगर 16 सदस्य थे गैर सरकारी या इंडियंस जो थे, उनकी संख्या 16 से लेकर 60 कर दी गई। दूसरा, इन्होंने क्या, केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा। मतलब अभी भी जो 60 जो संख्या थी वो जो अंग्रेज लोग जो वहाँ पे उपस्थित थे उनसे कम ही थी। ओके। तीसरा है, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसा था। लेकिन जो स्टेट जो गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट में क्या था, स्टेट गवर्नमेंट में इस चीज़ की परमिशन थी कि जो अंग्रेज जो हैं, इंग्लिश जो लोग हैं, उनसे ज़्यादा संख्या रखी जा सकती है इंडियंस की। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में ही इंग्लिश लोगों की संख्या ज़्यादा रखनी थी, स्टेट गवर्नमेंट में नहीं। स्टेट गवर्नमेंट अपन बोल सकते हैं उसको, या क्षेत्रीय जो परिषदें होगी उनमें। इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना और बजट पर संकल्प करना। मतलब ये हो कि पहले भी थोड़ा बहुत अधिकार दिया गया था कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिस्कस किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें की गई। लेकिन अभी क्या किया इन्होंने, थोड़ा और दायरा बढ़ाया। उनको अनुपूरक प्रश्न, यानी एक बार क्वेश्चन पूछा, उसका जवाब दिया, उसके एवज में दोबारा क्रॉस क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, अनुपूरक क्वेश्चन, कि एक इंसान जवाब दे रहा है, उसको फिर क्वेश्चन पूछना, फिर उसने उसका जवाब दिया और फिर क्वेश्चन पूछना। ये सारी चीज़ें उनको इस बात का परमिशन दी गई, या उनकी
ये सारा इनका दायरा बढ़ाया गया, इनकी कार्य करने की जो भी है दायरा था उसका। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। मतलब गवर्नर और जो वायसराय था उसकी कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान मिला। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। विधि सदस्य मतलब लॉ का जो सदस्य होता है, जो लॉ के बारे में बताते हैं, विधि यानी लॉ। इस परिषद ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब ये हुआ कि जो चुनाव हैं वो धर्म के आधार पे हों, यानी जो मुस्लिम्स थे उनको, मुस्लिम जो थे उनको सिर्फ मुस्लिम ही वोट देंगे। ये सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला ये जो रूल निकाला गया। इसके अंदर सांप्रदायिक ये जो लॉ है 1909 का जो लॉ है, मार्ले मिंटो जो है, या भारत शासन अधिनियम 1909, इसको सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया था, यानी धर्म के आधार पर बंटवारे को बढ़ाया था। यानी जो अंग्रेजों की फूट डालो राज करो जो नीति थी उसको इसने इस लॉ के साथ में काम में लिया और मुस्लिमों और हिंदुओं को अलग अलग बांट कर उनको अपने एवज में, अपने फ़ायदे के लिए काम में लेने के लिए प्रोत्साहित किया था। इसने प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया। मतलब जो अलग अलग तरीके के जो ग्रुप्स हैं, विश्वविद्यालय हो गए, जमींदार हो गए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी कॉमर्स से रिलेटेड जो भी हैं, या कॉरपोरेशन से रिलेटेड जो भी ग्रुप्स हैं, उनके लिए अलग अलग तरीके के प्रावधान किए गए, या अलग तरीके के जो नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं परिषद में उनको अलग अलग सीटें दी गई। अब है अगला 1919 का अधिनियम। इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी ये जाना जाता है। इसका उद्देश्य था कि कर्मिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना, क्योंकि तब तक भारत में कर्मिक उत्तरदायित्व मतलब कि इन लोगों ने ये कहा कि हम लोग धीरे धीरे भारत के लोगों की एक उत्तरदायी सरकार जो है उसका निर्माण करना चाहते हैं। ये इनका कागजों पे था, लेकिन एक्चुअल जो सिचुएशन थी वो बहुत डिफरेंट थी। इससे ऐसा कुछ होने वाला था नहीं। ये लोग बस यहाँ के जो भोले भाले लोग थे उनको पागल बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब इस अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं थी ये देखते हैं। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। मतलब जो अलग अलग इन्होंने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इनके कार्यों की जो सूची थी वो अलग अलग बना दी। तो इससे क्या हुआ, जो सेंटर था उसका स्टेट पे कंट्रोल कम किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूची के विषय पर विधान बनाने का अधिकार दिया गया। जो भी इनको सूची दी गई थी, जो भी इनको अपना डिपार्टमेंट दिया गया था, उनके ऊपर वो कितने भी रूल बना सकते थे या अपना विधान बनाने का अधिकार इनको प्राप्त हुआ। लेकिन संरचना का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना गया। केंद्रीय और एकात्मक कैसे, मतलब जो मेन जो पावर थी वो सेंटर के पास ही थी। और एकात्मक मतलब जब फाइनल सिचुएशन या जब भी एकात्मक यानी यूनिटरी मीन्स कि जो फाइनल जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो। तो यूनिटरी ही इसका ढांचा बना गया, केंद्रीय बना रहा। दूसरा, इन्होंने प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभाजित किया। जो स्टेट के जो दो विषय थे उनको दो भागों में विभाजित किया। एक हस्तांतरित और दूसरे थे आरक्षित। दो विषयों के, सेंट्रल का तो फिक्स था, सेंट्रल के सारे विषय थे वो सेंट्रल के पास थे, लेकिन जो स्टेट के विषय थे वो हस्तांतरित और आरक्षित दो भागों में विभाजित किया। हस्तांतरित जो विषय थे उन पे गवर्नर का शासन होता था। जो गवर्नर था स्टेट्स का गवर्नर हुआ करता था, और जो सेंटर था उसका गवर्नर ऑफ इंडिया हो गया, भारत का गवर्नर जनरल, और स्टेट का सिर्फ गवर्नर। ओके, तो ये जो डिफरेंस है आप अगर देखते हुए चलेंगे तो ये ज़्यादा इजीली याद आएगा। गवर्नर का शासन होता था। इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। जो मंत्री होते थे जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे, उनकी सहायता से गवर्नर हस्तांतरित विषयों पर शासन करता था, या उनकी
जो भी उसके इससे रिलेटेड जितने भी फैसले लेने तो थे वो लेता था। दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। कार्यपालिका मीन्स जो इंडियंस जो थे उनके साथ में मिलकर, और ये जो थे मेनली अगर देखें तो इंग्लिश जो लोग थे उनके साथ में। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध शासन व्यवस्था कहा गया, डायआर्की जिसको बोलते हैं। हालांकि यह व्यवस्था काफ़ी असफल रही। ये जो डायआर्की जो थी वो यूनान में हुई थी, सबसे पहले यूनान से शुरू हुई। अब अगला जो था, इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। द्विसदनीय यानी लोकसभा और राज्यसभा, और प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी लोगों ने सीधे वोट दिए। एमएलए एमपी जो भी बनते थे उस टाइम पे भी उनके कुछ नाम होते होंगे। एमएलए एमपी जिस तरीके से अपन सीधा वोट दे के बनाते हैं वो, ये प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ। और अगर प्रधानमंत्री का भी देखें तो एमपी जाके प्रधानमंत्री को चुनते हैं, तो अपना इसका भी प्राइम मिनिस्टर जो हुआ वो भी एक प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ। अगर अपन देखें अप्रत्यक्ष निर्वाचन का एक एग्जाम्पल देखें तो प्रेसिडेंट हो गया, प्रेसिडेंट। ओके, अब इसमें क्या हुआ, द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा लोकसभा इसकी शुरुआत हुई। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया गया, यानी प्रत्यक्ष अपने लोगों ने चुना। लेकिन जो जितने लोग वोट देने वाले थे वो संख्या बहुत कम थी, 1% के आसपास ही लोग वोट देते थे। और जो वोट जो देते थे लोग, वो कानून ने संपत्ति कि उनके पास कितना पैसा है, कितना वो टैक्स पे करते हैं, उनकी क्या एजुकेशन है, ये सारी चीज़ें देख के ही उन एक लोगों को वोट देने का अधिकार दिया जाता था। मतलब कि हर किसी को वोट देने का अधिकार नहीं था। दूसरा, इनके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक है। यानी वायसराय जो है, वायसराय इसके नीचे 6 सदस्य होते थे, कमांडर इन चीफ और वो बाकी मिला के, इनमें से 3 तो इंग्लिश और 3 इंडियन होने चाहिए। ये इन्होंने 1919 के लॉ में किया। ओके, अब है इन्होंने सांप्रदायिक आधार पर सिख जो पंजाब में थे, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। मतलब जो इन्होंने पिछले जो लॉ है 1909 का जो लॉ है उसके अंदर जो शुरू किया था सांप्रदायिक तरीके से मुसलमानों को वोट देने का या अधिकार दिया गया था, जो सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए जो इन्होंने लॉ किया था, उसको सिखों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन जो थे, जो मतलब यूरोपियन जो आए थे और इंडिया में आके इंडियन लड़कियों से जिन्होंने शादी कर ली और उनके जो बच्चे थे उनके लिए, और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन, जो सिर्फ यूरोप से आए थे उनके लिए वोट देने के अधिकार, उनके लिए सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। अब है, इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सर्जन किया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया। मतलब उच्चायुक्त का जो कार्यालय था वो बनाया और भारत के जो यहाँ के कुछ कार्य थे वो वहाँ पे उनको करने के लिए दे दिए गए। अब इसने क्या किया, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका गठन किया गया। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया तथा राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने की स्वीकृति दी या अधिकृत कर दिया। सेंट्रल का बजट अलग बनाया गया और स्टेट का बजट अलग बनाया गया। स्टेट जो था वो अपना बजट खुद तैयार करते थे, क्यों, लेकिन सिर्फ आरक्षित विषयों पे। क्यों? क्योंकि जो हस्तांतरित जो विषय थे उन पे अधिकार किसका था? हस्तांतरित जो विषय थे, हस्तांतरित विषयों पे गवर्नर जो था वो ही लॉ बनाता था, जो इंग्लिश जो थे उनके सहायता से। फिर इन्होंने क्या किया, इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद ये जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। मतलब एक आयोग बनाया गया, वैधानिक आयोग बनाया गया जिसका कार्य था कि 10 साल बाद ये जांच करना है कि क्या इंडियंस जो हैं वो अपना शासन खुद चलाने के काबिल हैं या नहीं हैं।
इसके बाद 1919 में ये आया, यानी जो अगला वो जो 10 साल था वो 1929 में आना चाहिए था, लेकिन वो 2 साल पहले 1927 में ही आ गया। उसका जो हेड था वो साइमन कमीशन था, इसलिए जो लोग थे 2 साल पहले आने की वजह से साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे लगाने लगे। और वहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद पंजाब में बहुत ज़्यादा हिंसा बढ़ गई थी और वहाँ पे क्या हुआ, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। इसके बारे में अपन अगले जो लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे। अगर इस जितना आज अपन ने पढ़ा है उसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो, लेकिन जितना अपन ने पढ़ा है वहाँ पे जो लक्ष्मीकांत की बुक है और जो डी बसु जो है उसमें एक भी लाइन छूटा नहीं है, वहाँ से पूरा कवर किया गया। तो उस चीज़ की आप टेंशन ना लें, लेकिन फिर भी एक बार लेक्चर देखने के बाद एक बार बुक से पढ़ लेंगे तो इनफ होगा।